नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस क्लास में हम लोग मोनोपोली और पूर्व प्रतियोगिता के मध्य बहुत गहनता के साथ तुलना करेंगे। हम पाएंगे कि मोनोपोली और पूर्व प्रतियोगिता में क्या-क्या अंतर है, क्या-क्या समानांतरें हैं और किस प्रकार से मोनोपोली में संसाधनों का उपयोग अच्छा नहीं होता, अनुकूलतम नहीं होता और किस प्रकार पूर्व प्रतियोगिता में संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग होता है। इससे पहले हम लोग प्यारे बच्चों पढ़ चुके हैं ये परफेक्ट कंपटीशन किसे कहते हैं, मोनोपोली किसे कहते हैं, उत्पादक का संतुलन कैसे निर्धारित होता है, अल्पकाल में किस प्रकार मोनोपोली और पूर्व प्रतियोगी दोनों ही असामान्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं, सामान्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं और हानि भी प्राप्त कर सकते हैं। आज हम इन दोनों के मध्य अंतर बताने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमने अंतर बताने के लिए 8 क्राइटेरिया लिए हैं और हमने देखा है कि बेसिस ऑफ डिफरेंसेस के बाद हमने दूसरा कॉलम दिया है परफेक्ट कंपटीशन का और मोनोपोली का। सिर्फ दोनों को ही हमने लिया है ताकि विस्तार से आपसे हम चर्चा कर सकें। नंबर ऑफ सेलर्स की अगर हम बात करते हैं तो परफेक्ट कंपटीशन में आप देखेंगे नंबर ऑफ सेलर बहुत सारे हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी हैं। लेकिन जब हम यही चीज मोनोपोली में देखते हैं तो हम पाते हैं कि एक ही विक्रेता है, बहुत सारे खरीदने वाले हैं। पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर है कि फ्रीडम ऑफ एंट्री अगर हम देखते हैं तो परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी आए, फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध रुकावट नहीं है। लेकिन इसमें एकाधिकारी में रिस्ट्रिक्शंस है। अगर कोई भी एंट्री करता है तो आप ये समझ लीजिए कि एकाधिकार समाप्त हो जाता है। प्यारे बच्चों, अगर हम आगे बढ़े तो आप देखेंगे, इसको हम स्लाइड शो के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। तीसरा अंतर हमने आपको बताया, नेचर ऑफ प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए। परफेक्ट कंडीशन में होमोजीनियस होता है और मोनोपोली में होमोजीनियस क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होता। मतलब कि यहाँ पर सिमिलर गुड्स है, रूप रंग आकार सब वस्तु का सेम है। परफेक्ट कंडीशन में मोनोपोली में एक ही वस्तु है, उसकी कोई विकल्प नहीं है, कोई प्रतिस्थापन नहीं है, तो समरूप का मतलब समाप्ति हो जाता है। मोनोपोली की खासियत है कि वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कर सकता है, अपनी सेम वस्तु को अलग अलग कस्टमर को अलग अलग कीमत पर दे सकता है। नेचर ऑफ डिमांड का प्यारे बच्चों, परफेक्ट कंपटीशन का परफेक्टली इलास्टिक है। ये मेरी पिछली पूर्व प्रतियोगिता वाली स्लाइड में आप देख सकते हैं कैसे डिराइव की जाती है। और यहाँ पे इन इलास्टिक है लेकिन लॉ ऑफ डिमांड को मानने वाला होता है, इसलिए डाउनवर्ड स्लोप होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अकॉर्डिंगली उसका एमआर कर्व बनता है, बिकॉज स्लोप ऑफ एमआर इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ एआर, देयरफॉर एमआर बाइसेक्ट्स एआर कर्व आल्सो। प्राइस फिक्सेशन पावर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्राइस फिक्सेशन पावर आप देखेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री के पास होती है, फर्मों को प्राइस स्वीकार करना होता है, जबकि मोनोपोली में प्राइस फिक्स करने की पावर मोनोपोली के खुद के पास होती है, उसको अपने वस्तु की मांग की लोच को ध्यान में रखकर कीमत को निर्धारित करना होता है। जहां तक लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की बात है प्यारे बच्चों, तो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अगर आप देखेंगे यहाँ पे लॉन्ग रन में सामान्य लाभ मिलता है परफेक्ट कंपटीशन को और लॉन्ग रन में एकाधिकारी को असामान्य लाभ मिलता है। कारण है एंट्री नहीं पॉसिबल है, अल्पकाल में अगर फायदा है तो कंटिन्यू रहेगा क्योंकि कोई नया कंपटीटर आकर उसको छीनेगा नहीं। अगर हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के मोबिलिटी की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि परफेक्ट मोबिलिटी है क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्शन एंटरप्राइजेस हैं, हर साधन अपना बेस्ट यूज में ही जाके लगेगा
उसको जहां ज्यादा रिन्यूमरेशन मिलेगा वहीं वो जॉब करेगा, जबकि मोनोपोली में ये संभव नहीं, क्योंकि एक ही विक्रेता है, उसी के पास जाना पड़ेगा। इसके अलावा मैक्सिमम आउटपुट, एक और खासियत है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्यारे बच्चों, इसके ऊपर हम खास करके फोकस डालेंगे। ये जितने भी रेड कलर का हमने पॉइंट दिया है, इन सबको हम डिटेल में डायग्राम के साथ करने वाले हैं, इसलिए आप निश्चिंत रहें। तो मैक्सिमम आउटपुट एट मिनिमम कॉस्ट एंड प्राइस इज अवेलेबल इन परफेक्ट कंडीशन इन कंपेरिजन टू, क्योंकि वहां कस्टमर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। सबसे पहले अगर हम दोनों के डिमांड कर्व में अंतर देखें तो परफेक्ट कंपटीशन का डिमांड कर्व आप देखेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और मोनोपोली का डिमांड कर्व बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ है। और इसी तरह आप ये देखेंगे, ये भी एमआर कर्व भी उसका हाफ है। ऐसा इसलिए होता है प्यारे बच्चों कि परफेक्ट कंपटीशन में तो कीमत एक ही रहती है, इसी कीमत पर वो चाहे जितना बेचते। लेकिन मोनोपोली में अगर वो ज्यादा बेचना चाहता है, अगर सेल बढ़ाना चाहता है, तो उसको कीमत कम करनी पड़ती है लॉ ऑफ डिमांड के कारण। इसलिए मोनोपोली के सामने इन इलास्टिक डिमांड कब होता है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन के सामने परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कब होता है। वहाँ बहुत सारे बेचने वाले, बहुत सारे खरीदने वाले, मार्केट को इन्फ्लुएंस कोई नहीं कर सकता। अगर हम लॉन्ग रन के इक्विलिब्रियम की बात करें प्यारे बच्चों, आप देखेंगे आपके सामने है, जब हम लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो परफेक्ट कंपटीशन में सामान्य लाभ मिलता है और मोनोपोली को असामान्य लाभ मिलता है। पहला तो यही अंतर है। आप संतुलन की बात करेंगे तो देखिए, बिंदु ई पर एमसी एसी को काट रहा है, यानी कि संतुलन बिंदु पर एमसी एसी के बराबर है, यानी एसी भी न्यूनतम है, क्योंकि एमसी एसी को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि संतुलन बिंदु पर एमसी एसी को नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये फर्म का ऑप्टिमम साइज नहीं है, ये हाई कॉस्ट पे उत्पादन कर रहा है, लेकिन कीमत ये ज्यादा ले रहा है। आप देखिए यहाँ मोनो परफेक्ट कंपटीशन का जो संतुलन बिंदु है, उसी पे उसकी कीमत भी बराबर है। ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू एम सी, सारी की सारी चीजें यहाँ समान है। जबकि यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ संतुलन के लिए एम आर एम सी के बराबर इस पॉइंट पे है, लेकिन आप देखेंगे कि ए सी उल्टा थोड़ा ऊंचाई पे है और प्राइस और ज्यादा ऊंचा है, तो उसे असमान्य लाभ है। ये शोषण है कस्टमर का, क्योंकि वो कम कीमत पर अधिक कीमत पर कम वस्तुएं बाजार में पेश करना है। प्यारे बच्चों, अगर हम इनको देखें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन संसाधनों का कैसे हो रहा है, तो ये हमने आपको देखिए बनाया हुआ है। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे ये परफेक्ट कंपटीशन का पार्ट है, ये मोनोपोली का पार्ट है लॉन्ग रन का। और अगर इन दोनों को हम एक दूसरे पर मर्ज कर दें तो हम कुछ इस प्रकार पाते हैं। इसमें आप देखिए एसी और एमसी का जो है लॉन्ग रन का, ये दोनों के लिए कॉमन है, चाहे परफेक्ट कंपटीशन हो चाहे मोनोपोली हो। और आप देखेंगे जहां एमसी एसी को इंटरसेक्ट कर रहा है वो परफेक्ट कंपटीशन के लिए प्राइस और एआर कर्व भी होता है। इसलिए जो परफेक्ट कंपटीशन में इतना प्रोडक्शन होगा आप देखिए, और इस कीमत पर होगा, ओपी कीमत पर होगा। जबकि मोनोपोली का ये संतुलन होता है यहाँ पे ईएम के ऊपर, और इसके हिसाब से ये आप देखेंगे प्राइस ओपीएम लेता है और इसको प्रॉफिट होता है। आप देखिए इतना ये उत्पादन कम कर रहा है, परफेक्ट कंपटीशन की तुलना में उत्पादन ये इतना कम कर रहा है, इसको हम हिडन कैपेसिटी भी कहते हैं। जो वो उत्पादन कर सकता है लेकिन करेगा नहीं, क्योंकि उसका लक्ष्य होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। इसे हम वेलफेयर कॉस्ट ऑफ मोनोपोली भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, in contrast to a competitive firm, the monopoly charges a price above the marginal cost, above the marginal cost ले रहा है, जबकि परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल कॉस्ट के बराबर ही कीमत है। इसके अलावा आप देखेंगे फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ, अब देखिए कस्टमर के स्टैंड पॉइंट से आप देखेंगे तो ये नुकसानदायक है, इसलिए वो मोनोपोली कभी नहीं चाहेगा। मोनोपोली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये फायदेमंद है, इसलिए मोनोपोली उसके लिए डिजायरेबल है। आइए प्यारे बच्चों, हम आपको एक और नई चीज बताएंगे जो कि शायद ही आपकी किताबों में कहीं मिलेगा। क्या कोई हानि प्राप्त करने वाली फर्म उत्पादन को तुरंत बंद कर देती है? अगर ऐसा है तो कब और क्यों? अगर ऐसा नहीं है तो कब और क्यों नहीं है? ये तो विवेकशीलता नहीं है कि अगर लॉस हो रहा है तो ऑल ऑफ ए सडन तुम उत्पादन बंद कर दो, क्योंकि उत्पादन बंद कर दोगे तो आपका लॉस टीएफसी के बराबर तो होना ही होना। जो आपने मशीन खरीदी है, जो आपने बिल्डिंग खरीदी है, या जो आप परमानेंट स्टाफ रखे हुए हैं, उन सबको पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो ये उत्पादन को बंद करने से ये लॉस तो टीएफसी के बराबर होनी होनी है। तो क्यों ना हम टीएफसी को भी कवर कर लें
उत्पादन करें, सामान बेचें और टीएफसी भी कवर करें और टीवीसी का भी एक हिस्सा कवर कर लें। अगर हम टीवीसी का हिस्सा कवर करने में सफल है तो हम अपने कॉस्ट, अपने लॉस को मिनिमाइज करने में सफल हो गए। तो ये विवेकशीलता है। बाय कंटिन्यूइंग द प्रोडक्शन वी कैन कवर ए पार्ट ऑफ टीवीसी अलोंग विद टीएफसी। तो हमें उत्पादन जारी रखना चाहिए। आइए देखते हैं कैसे होगा ये। इसमें हमने 3 डायग्राम्स लिए। इन 3 डायग्राम में आप पहले डायग्राम में देखेंगे कि जहाँ ये संतुलन बिंदु पर ये इसका एसी है N0 और वेरिएबल कॉस्ट है M0। प्यारे बच्चों, N0 और M0 जो है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो फिक्स्ड कॉस्ट AFC कहलाता है। आप इसको देखेंगे कि अगर AFC इतना है तो ये टोटल एरिया जो होगा, अगर वो उत्पादन बंद कर देगा तो तत्काल जो लॉस होने वाला है वो टोटल एरिया ही है। लेकिन अगर उत्पादन जारी रखता है तो वो इतना बेचने के बाद इतनी कीमत मिलेगी, यानी वो उसको इतना पार्ट कवर कर लेगा, वो इतना पार्ट उसको बेचने के बाद पूरा कवर कर रहा है। अब टोटल लॉस इसमें से वो कवर कर पा रहा है इतना हिस्सा, पूरा का पूरा कवर कर रहा है, फिक्स्ड का भी, वेरिएबल का तो कर ही रहा है, फिक्स्ड का भी कर रहा है। तो वो उत्पादन जारी रखना चाहिए उसको, क्योंकि ऐसी स्थिति में वो लॉस को मिनिमाइज कर रहा है। एक दूसरा केस है, संतुलन बिंदु पर उसका ये वेरिएबल कॉस्ट प्राइस के बराबर हो रहा है, यानी कि फिक्स कॉस्ट का लॉस उसको इक्वल होना ही होना है। प्रोडक्शन जारी रखे तब भी, प्रोडक्शन बंद कर दे तब भी उसका लॉस सेम है, इसलिए ऐसी स्थिति में उसको उत्पादन को बंद कर देना चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर यहाँ उत्पादन बंद नहीं करेगा तो देखेंगे आप, अगर उत्पादन यहाँ बंद करता है तो उसका लॉस, तत्काल बंद करता है तो उसका लॉस खाली इतना होगा, इसके बीच के, इनके बीच का गैप। और अगर उत्पादन जारी रखता है तो उसको लॉस इतना होगा, यानी डबल लॉस हो जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उत्पादन बिंदु उस बिंदु को कहते हैं जहां प्राइस बिकम्स इक्वल टू टीवीसी, यानी कि अब अगर वो उत्पादन करेंगे तब भी लॉस टीएफसी के इक्विवेलेंट है, उत्पादन बंद कर देंगे तब भी लॉस टीएफसी के इक्विवेलेंट है। तो अच्छा होगा कि वो उत्पादन को बंद ही कर दें। तो उत्पादन बिंदु, बंद बिंदु उस बिंदु को कहते हैं जहां पे टीएफसी टीवीसी के बराबर होता है, टीवीसी प्राइस के बराबर हो जाता है। आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।